हे यार, स्वागत करता हूँ मैं आपका। गुड इवनिंग। और आप स्वागत करता हूँ मैं आज का मेरे चैनल सुयश IAS पे। और आज हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज हम प्राचीन भारत का इतिहास जानेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास कैसा है, और इन सब के बारे में पूरी चीज़ें जानेंगे। और यूपीएससी में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, प्री में आता है, मेंस में आता है, ऑप्शनल के लिए इसकी क्या तैयारी करनी है, और कुछ टॉपिक्स और कुछ इंट्रोडक्शन आज के एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। सेकंड थिंग, आपको चैनल को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके। और करंट अफेयर्स का कई लोग मुझे कह रहे हैं तो आज का करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात रही तो आज इतनी इंपॉर्टेंट खबरें नहीं थी, इसलिए आया नहीं है। तो कल मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट खबरें रहा तो आएगा। ठीक है, या तो हम मिक्सअप करेंगे 4-5 दिन का करंट अफेयर हम लाएंगे। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट खबरें रहे तो मैं रात को भी ला सकता हूँ। सेकंड चीज़ है कंटेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या क्या कंटेंट्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए। ठीक है, कंटेंट्स क्या क्या है। पहले सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए सोर्सेज, व्हाट इज द सोर्सेज। फिर दूसरी चीज़ आपको पढ़नी चाहिए हिस्टोरियोग्राफी। सेकंड स्टोन एज, जैसे स्टोन एज में आप क्या पढ़ सकते हो, पहले सोर्सेज में क्या पढ़ोगे। ठीक है, मैं आपको पहले सब कंटेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट इज द यू रीड इन द सोर्सेज। ठीक है सर, सोर्सेज में जो आप पढ़ोगे वो रहेगा कि हिस्ट्री के कैसे सोर्सेज मिलते हैं, हमको कैसे पता चलता है कि ये चीज़ हिस्ट्री में हुई थी। ठीक है सर, हाउ वी नो द हिस्ट्री में ये सब चीज़ें हुई थी। जैसे कि हमको कैसे पता चलेगा कि हाँ, अशोक करके कोई राजा था, या अकबर करके भी कोई राजा था। सेकंड चीज़ हिस्ट्रियोग्राफी। व्हाट इज हिस्ट्रियोग्राफी। हिस्ट्री इतिहास लेखन के बारे में हम उसके बाद में पढ़ेंगे। इतिहास लेखन क्योंकि मतलब आधुनिक भारत में या प्राचीन भारत में भी इतिहास लेखन कैसे हुआ करता था, और जो हमारा इतिहास लिखा गया है वो किस परिस्थितियों में लिखा गया है। सेकंड इज स्टोन एज, मतलब ये यहाँ से शुरुआत होती है आपके एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की स्टोरी की। ठीक है सर, हम स्टोन एज पढ़ेंगे। स्टोन एज में हम पैलेयोलिथिक, चालकोलिथिक, मतलब मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, पूरा स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे कि जो आदि मानव लोग रहते थे वो कैसे खाया करते थे, कैसे पिया करते थे। ठीक है सर, फिर हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे आप सब जानते हो 2500 BC में एक सिविलाइजेशन ने जन्म लिया था हमारे इंडिया में, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये बहुत ही वास्ट सिविलाइजेशन थी और बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। फिर हम पढ़ेंगे वैदिक फेस के बारे में। ठीक है सर, वैदिक फेस क्या था, तो वैदिक फेस था कि वेदों जब आर्य आते हैं तो हम ये भी देखेंगे कि आर्यों के आने का राज क्या है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो स्टडी व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ आर्यन कल्चर। वी कैन ऑल्सो स्टडी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है सर, वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्धा के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये क्यों हमारे इंडियन हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे महाजनपद एरा, जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में भी हम कुछ पढ़ेंगे। एंड इसमें मगधा क्यों इतना बड़ा हुआ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देन द हिस्ट्री चेंज टू द हम फॉरेन इन्वेजन, जैसे मैसेडोनियन इन्वेजन, सिकंदर क्यों आया, अलेक्जेंडर क्यों आया, ये सब देखेंगे। देन वी गो टू द मौर्यन एज, देन वी गो टू हर्षण गुप्ता। और बाकी सब जो आर्य शर्मा में दी गई हैं चीज़ें, जैसे कि उनकी सोसाइटी, क्राफ्ट, कल्चर, तो उसमें हम आर्ट एंड कल्चर में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द टुडेज टॉपिक, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है सर, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होता है, आइए आप देख सकते हैं। दिस इज द टॉपिक और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है। इतिहास यानी कि आपका हाईलाइट जो आपको पास्ट करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, आपका पास्ट है जिसको आपको हाईलाइट करना होता है। ठीक है सर, हिस्ट्री मतलब होता है कि द स्टोरी ऑफ मैन इन द पास्ट दैट ऑकर्स इन द पास्ट। ठीक है, जो कहानी जो पास्ट में हो गई है हम उसको हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन द यूपीएससी। ठीक है, तो हिस्ट्री का एक एनालिटिकल व्यू होना चाहिए आपके मन में। ठीक है, हिस्ट्री को यूपीएससी में एक एनालिटिकल मन एनालाइज करना है आपको, इसमें ज़्यादा सोचना है, माइंड बिल्डिंग करनी है, बोलते हैं ना, माइंड स्ट्रोमिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर्स लिखने हैं इसमें। ठीक है, आपको ऑप्शनल में इसके बारे में अपना एक कमेंट करना है, अपनी तरह से क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। प्रीलिम्स में भी आपसे बड़े अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो व्हेन वी नोट अबाउट द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, हम सोर्सेज की जब बात करते हैं, व्हेन वी नोट अबाउट द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, तो व्हाट इज द सोर्सेज, अबाउट द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। अवर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
अस तो कितने प्रकार के सोर्सेज होते हैं। तो आज हम एक प्रकार के सोर्सेज यानी मटेरियल रिमेन्स की बात करेंगे। ये मटेरियल रिमेन्स होता क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल रिमेन्स। ठीक है, ये आर्कोलॉजिकल एविडेंस होते क्या हैं और अदर मैनी थिंग्स के बारे में भी हम बात करने वाली हैं। सो लेट्स बिगिन। मटेरियल रिमेन्स, द मेथड ऑफ आर्कोलॉजी, टेक द highlighter. The method of archaeology help us to material remains of the past related the content. Okay. Related to modern periods of our history in India, many other countries archaeology used to study prehistory and ancient history. Prehistory is concerned with the period from which there are no written sources and history is basically unwritten material. देखिएगा, समझिएगा, what is the important part here. Okay. यहाँ पे कहना क्या कहते हैं, जो मटेरियल रिमेन्स होते हैं, जो मटेरियल रिमेन्स की यहाँ बात कर रहे हैं, जो बात किया जा रहा है यहाँ पे जो आर्कोलॉजी है, द मेथड ऑफ आर्कोलॉजी हेल्प अस टू रिकवर द मटेरियल रिमेन्स। ठीक है, मटेरियल रिमेन्स हमको आर्कोलॉजी कैसे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे 20 साल पहले या यहाँ पे 10,000 साल पहले एक मंदिर था। ठीक है, ये आर्कोलॉजिकल मेथड से हमको पता चलता है। ठीक है सर, कैन इमेजिन आर्कोलॉजिकल एफर्ट, व्हाट इज़ आर्कोलॉजिकल। आर्कोलॉजी का मतलब ये होता है कि खुदाई की जाए ज़मीन से। ठीक है, खुदाई करने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक लेयर है, ठीक है, और आप जिसके इसके जितना अंदर जाओगे यू गेट द ओल्ड थिंग। मतलब आपको 100 साल पुरानी चीज़ चाहिए तो इस लेयर में मिल जाएगा, आपको 200 साल पुरानी चीज़ चाहिए तो आपको इस लेयर में मिलेगा, आपको 1000 साल पुरानी चीज़ चाहिए तो आपको इस लेयर में मिलेगा। तो ऐसे आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो होते हैं आपको जो है मटेरियल रिमेन्स में वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको इसके बारे में कहाँ कहाँ से आपको तीनों हमारे जो इतिहास के काल होते हैं, जैसे एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न। ठीक है, आपको इसमें सब चीज़ पता चलेंगी। ठीक है, आपको हर एक पीरियड्स के इसमें आर्कोलॉजिकल, इसमें हर चीज़ आर्कोलॉजी से जुड़ी ही होती है, क्योंकि हर चीज़ आपको रिटर्न में नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन ये इंडियन हिस्ट्री की एक खासियत है। इन इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज आर्कोलॉजी इज यूज टू स्टडी प्री हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री। भारत के अलावा कई सारे राज्यों में भी, कई सारे देशों में भी जो आर्कोलॉजी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है प्री हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री जो है, प्री हिस्ट्री इज कंसर्न विद द पीरियड फ्रॉम विच देयर आर नो रिटर्न सोर्सेज एंड हिस्ट्री इज बेसिकली। प्री हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक होता है हिस्ट्री पीरियड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड इन द ब्लैंक्स लाइक दिस। 3 प्रकार में डिवाइड कर लो, प्री हिस्ट्री लिख दो, नोट्स आप बनाते रहे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके आप जो है नोट्स बनाते रहें। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, और हिस्ट्री इधर ले लो, ये बड़ा होगा तो इसमें जो पॉइंट लिखेंगे जगह नहीं रहेगी। प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री। तो व्हाट इज़ द प्री हिस्ट्री पीरियड। ठीक है, प्री हिस्ट्री पीरियड की आप बात करते हो तो सबसे पहले आप लिखना यहाँ पे जो रिटर्न सोर्सेज नहीं होते, तो नो रिटर्न सोर्सेज। ठीक है, और यहाँ पे नो रिटर्न सोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पॉइंट लिखना है कि जो प्री हिस्ट्री पीरियड है और जो प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, यहाँ पे रिटर्न सोर्सेज होते हैं बट इसको जो बोलते हैं ना कोडिफाई नहीं किया जाता है, यानी कि लिख दिया जैसे ये क्या है, कुछ समझा नहीं समझा, जैसे ये लिख दिया कुछ समझा नहीं लिखा, ये कुछ ये लिख दिया कुछ समझा नहीं समझा। इट इज़ द ये क्या है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। ये क्या है, ये प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के बारे में है। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में रिटर्न सोर्सेज होते हैं, हिस्ट्री पीरियड में रिटर्न सोर्सेज होते हैं और प्लस से कोडिफाई भी होते हैं। ठीक है, अब सबके एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेंगे स्टोन एज। ठीक है, आपको सब लिखने पॉइंट्स हैं अपने नोटबुक में, टू राइट दिस इन योर नोटबुक। स्टोन एज, और इसका आप ले सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसका आप ले सकते हो, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, लेकिन आप लिखने के लिए 1857 का रिवोल्ट लिख लेना। ठीक है, ये रिवोल्ट लिख दोगे काम हो जाएगा। तो एज इट इज़ लिखना, मतलब मैं तो यहाँ पे स्लाइड्स में समझाया, आपको अच्छे से लिखना है अपने नोटबुक में, तो इसको इतना याद रखना है। अब जो सेकंड बात की, अब जो सेकंड वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, कंसर्न विद द पीरियड
फ्रॉम विच देर आर नो रिटर्न सोर्सेज एंड हिस्ट्री इज बेसिकली ऑन रिटर्न सोर्सेज। यहाँ पे बात की गई है कि हिस्ट्री जो है वो टोटली रिटर्न सोर्सेज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे, हाउ द हिस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन द रिटर्न सोर्सेज। अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री की बात करते हो, ठीक है सर, यूरोपियन हिस्ट्री क्या, यानी कि यूरोपीय महाद्वीप का इतिहास, तो मेजरली वो आर्कोलॉजिकल को छोड़ के रिटर्न सोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है और हमारा देश बहुत पुराना है, इसीलिए हमको ज़्यादा करके रिटर्न। और इसीलिए आप देखोगे जो ग्रीस में हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, जो हेरोडोटस ने की थी, तो वो भी पूरा टोटली रिटर्न सोर्सेज पे ही बेस्ड थे। ठीक है, रिटर्न सोर्सेज पे बेस्ड है। इसलिए यहाँ पे आर एस शर्मा ने वर्ड यूज़ किया गया है कि जो हिस्ट्री है ये टोटली रिटर्न एविडेंस पे ही होती है। ठीक है, रिटर्न सोर्सेज बेसिकली और यहाँ मटेरियल्स पे कम होती है। हिस्ट्री इज बेटिंग ऑन रिटर्न मटेरियल पे होती है, इन मटेरियलों पे नहीं होती है। ठीक है, अब प्री हिस्ट्री साइट्स आर डिफर फ्रॉम हिस्टोरिकल साइट्स इन सेवरल रिस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे हम प्री हिस्ट्री साइट्स, यहाँ पे हिस्ट्रिकल साइट्स, यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो प्री हिस्ट्री की साइट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं हिस्ट्री के साइट से, हिस्टोरिकल साइट से। क्यों? प्री हिस्टोरिकल साइट्स में आप ज़्यादा करके देखोगे कि जो रिटर्न सोर्सेज नहीं है प्री हिस्ट्री में, क्योंकि प्री हिस्ट्री में स्टोनेज में रिटर्न सोर्सेज नहीं होते थे। प्री हिस्ट्री यानी कि स्टोनेज के दौर पे रिटर्न सोर्सेज की जगह जो स्थापत्य कला है, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, ठीक है, पुरातात्विक सोर्स है, हमको वो दिखने मिलता है। यानी कि आपको मंदिर देखने मिलेंगे, आपको पत्थरें देखने को मिलेंगी, आपको घर देखने को मिलेंगे, बट यू डोंट डू द रिटर्न एविडेंस, यू गेट द स्कल्पचर, यू गेट द इंस्क्रिप्शंस। आपको जो चीज़ मिलेगी वो छूने लायक मिलेगी। लेकिन आप जब हिस्टोरिकल साइट्स पे जाओगे, ठीक है, तो यू गेट द ऑल्सो द रिटर्न एविडेंस ऑल्सो। ठीक है सर, कैन यू इमेजिन दैट, आपको रिटर्न सोर्सेज भी मिल सकते हैं। अब क्या है, generally they are not in the form of permanent habitat, but principally fossils of human, plants and animals. They are found on the hills or slopes of plateaus and mountains. देखिए, फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन आप जैसे बेसिकली देखोगे तो ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपको प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स में मिल जाएंगे एंड आपको लेकिन ये बेसिकली पाए कहाँ जाते हैं, ये आपको कोई जल्दी मिलेगा नहीं। आपको बड़े बड़े प्लेटूज में, मतलब माउंटेन्स में, फिर देन प्लेटूज में पाए जाते हैं, ये पठार में पाए जाते हैं। ठीक है, और मेजरली रिवर्स के बैंक पे पाए जाते हैं। इसके कारण क्या है, इंसान को जलाया जाता था, हो सकता है माउंटेन पे उस समय जलाया जाता हो, या हम कह सकते हैं प्लेटूस पे, या तो रिवर के किनारे बहा दिया जाता हो, या रिवर के किनारे जो है उसको गाड़ दिया जाता हो, सब रीजंस। ठीक है, more importantly, numerous stone tools from the Stone Age have been found at this site. The remains of tool plants, animals, and humans for the pre-ice age indicate the climate condition that prevailed at that time. Also, return was unknown in India by the middle of 30. देखिए यहाँ पे स्लाइड्स ने क्या समझाने की आपको कोशिश की है। मोर इम्पॉर्टेंट, न्यूमरस टूल स्टोन्स हैव बीन फाउंड ऑन दिस साइट्स। देखिए जो आप प्री हिस्टोरिकल साइट देखोगे उसमें कुछ स्टोनेज टूल्स ज़्यादा मिलेंगे, स्टोनेज, क्योंकि प्री हिस्टोरिकल स्टोनेज ही उसमें आता है। तो स्टोनेज के लोग क्या क्या इस्तेमाल करते थे, स्टोनेज के लोग कैसे रहते थे, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बताता है कि जो प्री आइसेज, जो आइसेज था उसकी एक समाज, उसकी क्लाइमेटिकल कंडीशंस को, ठीक है, कि वो लोग कैसे रहा करते थे, क्योंकि उस समय आइसेज था, तो आइसेज में भी कि वो लोग क्या खाया करते थे। ठीक है, इसको हम और डिटेल में जब हम लोग स्टोरेज पढ़ेंगे तो मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊँगा, बट अभी के लिए समझना आपको ये बात है जो बहुत ज़रूरी है, वो यही है कि जो स्टोनेज हैं, वो स्टोनेज के जो लोग हैं वो क्या करते थे। ठीक है सर, और हम उनकी जो हिस्टोरिकल एविडेंस देखते हैं वो हम किससे देखते हैं, वो हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से ही देखा करते हैं। ठीक है, जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, हम उनके जो पुरातात्विक सोर्सेज हैं हम उनसे ही देखा करते हैं कि वो कैसे जीते थे। लेकिन हम हिस्टोरिकल साइट्स में जब जाते हैं तो हमको उससे पता चलता है। और यहाँ पे एक और जो पॉइंट दिया गया है कि थर्ड मिलियनम बीसी में ही हमको जो है पता चला रीडिंग के बारे में, यानी थर्ड मिलियनम बीसी की बात यहाँ पे क्या है, 300 बीसी तक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल 300 बीसी, यानी कितना लेट में हमको हिस्ट्री राइटिंग के बारे में पता चला, ऐसा भी हमको लगता है। अब जो अदर साइड से, इन द इंडस कल्चर इट हैज़ नो बार्स टू डेसिफर्ड, thus to the Harappan knew how to write their culture is passed in the prehistoric phase. The same in the case of Chalcolithic Copper Stone Age culture which has no writing. Just imagine that. यहाँ पे बात की गई है इंडस कल्चर की, ठीक है,
बात यहाँ पे की गई है इंडस इंडस वैली कल्चर की। इंडस इंडस वैली, ठीक है। यहाँ पर बात की गई है इंडस वैली कल्चर के बारे में। तो इंडस वैली कल्चर क्यों प्रोटो हिस्टोरी पीरियड में आता है? क्योंकि दे नो हाउ टू राइट देयर कल्चर। उनको पता था कि हाउ टू राइट देयर कल्चर, ठीक है। उनको पता था कि अपना कल्चर उनको कैसे लिखना है, ठीक है। उनको ये पता था कि उनको उनका अपना कल्चर जो है वो कैसे लिखना है, इसीलिए वो प्रोटो हिस्टोरी पीरियड में आते हैं। बट वो लिखना जानते थे लेकिन दूसरों को समझाना नहीं जानते थे, ठीक है। मतलब वो लिख तो देते थे, जैसे मैंने लिख दिया, कुछ समझा कुछ नहीं समझा, ठीक है। तो वैसे ही हड़प्पा की जो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपियाँ हैं वो कोई समझ नहीं पाया है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, और हम फिर बात करते हैं चालकोलिथिक भी एज ऐसे ही फंस गया। चालकोलिथिक एज में क्या हुआ? चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण युग, जब लोगों तांबा और पाषाण को यानी पत्थर को साथ में यूज़ करना चालू कर दिए थे। उस समय सब कॉपर थे लेकिन उन लोग को राइटिंग नहीं पता था, लेकिन इसलिए वो लोग जो हैं उस पीरियड में नहीं माने जाते हैं, ओके। Decipher writing was known in India on 3rd century BC. Ashokan institution provided solid evidence for historical and post-Vedic literary sources for history in pre-Ashokan archaeological remains, a very important source for historians. हमको ये पता चलता है जब अशोका आए, when thus Ashoka came to India, मतलब अशोका जब इंडिया में थे तो हमको रिटर्न सोर्सेज के बारे में एट द पीक पता चलता है, क्योंकि उस समय वो क्या किया करते थे? इंस्क्रिप्शंस लिखा करते थे, ठीक है सर। इंस्क्रिप्शंस लिखा करते थे, इसलिए हिस्टोरियंस को बहुत उससे मदद होती है कि उसे जब वो सब इंस्क्रिप्शंस लिखा करते थे तो हमको उसमें पोस्ट वेदिक लिटरेरी सोर्सेज के बारे में भी कुछ पता चलता है। पोस्ट वेदिक लिटरेरी सोर्सेज के बारे में भी हमको कुछ जानकारी जो है मिल जाती है, ठीक है। और एक सॉलिड एविडेंस भी पाया जाता है, एक सॉलिड एविडेंस माना गया कि हाँ इंडियंस को हिस्ट्री लिखने आती थी, एंड अशोका भी करके कोई था। सो the ancient left innumerable material remains. The stone temples in the South India and the brick monasteries in Eastern India still stand to remind us great building activities of the past. देखिएगा, हमको पता ये चलता है कि हमारे जो एंशियंट इंडियंस थे, जो हमारे प्राचीन भारतीय लोग थे, उन्होंने हमारे लिए कई सारे मटेरियल रिमेन्स को छोड़ के गए हैं, ठीक है। जो मटेरियल रिमेन्स थे उसमें कैसे थे? टेम्पल्स की यहाँ पे बात की गई है, जैसे टेम्पल्स, कई सारे जो टेम्पल्स उन्होंने हमारे लिए जो छोड़ के गए हैं, एंड कई सारे ब्लॉक मॉनिस्ट्रीज जो ईस्टर्न इंडिया में आपको पाए जाते हैं। ईस्टर्न इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया, देखो ये ईस्टर्न इंडिया मतलब ये, ठीक है। एंड स्टिल स्टैंड टू रिमाइंड द ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द पास्ट, जो हमको बताते हैं कि ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटी भी हमारे पास्ट में हुआ करती थी। हमारे पास्ट में भी कई सारे जो है बिल्डिंग्स अच्छे अच्छे से बना करते थे। However, the major part of this remains lies between in mounds scattered all over India. ये माउंट स्कैटर्ड वर्ड क्या है? माउंट स्कैटर्ड वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया, इसका मतलब है माउंट इज द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड कवरिंग द रिमेन्स ऑफ ओल्ड हैबिटेशंस। माउंट का मतलब होता है ये जो ओल्ड हैबिटेशंस को रोक देता है, इससे हमको पता चलता है, इसलिए हमको जो है अपने पुरातात्विक सोर्सेज जो हैं वो हमको दिख नहीं पाते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट स्लाइड है आज की, ये भी देख लो। इट में बी डिफरेंट कल्चर, सिंगल कल्चर, मेजर कल्चर, मल्टी कल्चर, सिंगल कल्चर माउंट रिप्रेजेंट ओनली वन कल्चर थ्रू। 3 प्रकार के कल्चर साइट्स को यहाँ पे बताया गया है। तो बस ये लास्ट है आज का, फिर वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे, और हम फिर आगे बात नहीं करेंगे। फर्स्ट वन है सिंगल कल्चर साइट, फिर है मेजर कल्चर साइट, फिर जो है वो है मल्टी कल्चर साइट। अब आपको इसको लिखना है और बहुत अच्छे वे में लिखना है। पहली है जो सिंगल कल्चर जो है ओनली वन कल्चर को ही जैसे दिखाती है, जैसे पेंटिंग ग्रू वे को, ये तो आप उसमें स्लाइड्स में है पेंटिंग ग्रू वे, इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है पेंटिंग ग्रू वे, ठीक है। अदर सतवाना कल्चर को दिखाती है और कुशानास को। अब मेजर कल्चर क्या है? मेजर कल्चर का अलग इम्पोर्टेंस है, वन कल्चर इज डोमिनेंट एंड द अदर्स आर सेकेंडरी इम्पोर्टेंस।
इसमें क्या होता है, इसमें एक ही कल्चर के बारे में दिखाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही कल्चर जो है, एक ही कल्चर के पास जो होता है डोमिनेंस, मतलब मौर्यन कल्चर का डोमिनेंस बताया जाएगा, लेकिन अदर कंट्रीज को, अदर कल्चर्स को भी थोड़ा सा सेकेंडरी रखा जाएगा। यानी कि इसमें 2 से 5 से 10, लेकिन मल्टी कल्चर क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। माउंट प्रेजेंट सेवरल इंपॉर्टेंट कल्चर सेशन विथ ऑकेशनली ओवरलैप विथ वन अदर, एज इज द केस विद द रामायण। जैसे रामायण और महाभारत में आप देखोगे तो उसमें किसी चीज़ को सेकेंडरी या प्राइमरी नहीं दिखाया गया है। उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें किसी चीज़ को सेकेंडरी, उसमें हर चीज़ को एक मल्टी कल्चर चीज़ें हैं। जैसे रावण का क्या कल्चर था, दुर्योधन का क्या कल्चर था, राम का क्या कल्चर था, मतलब भगवान श्री राम का क्या कल्चर था, कृष्ण का क्या कल्चर था, अलग अलग लोगों का कल्चर के बारे में भी हमको यहाँ से जानकारी जो है वो मिलती है। ठीक है, अब जो अदर थिंग्स मैं आपको भाई कुछ बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। लेकिन अब हम विदाई तो लेते हैं आज के दिन से। तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना आप लोग। फिर हम कल मिलेंगे अदर टॉपिक के साथ। कल हम पॉलिटी की एक सीरीज लेंगे और आज के दिन करंट अफेयर, चलो मैं आपको ये देता हूँ, वीडियो आ जाएगी आज के दिन करंट अफेयर की शाम तक। ठीक है, तो चलिए।